गुड इवनिंग भाई सबको। आज मैंने ना एक्चुअली कमेंट्स ऑफ कर रखे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कंटेंट कम डिलीवर हो रहा है और कमेंट्स के चक्कर में ना शुरू में एंड में और बीच में ध्यान देने के चक्कर में टाइम मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। तो मैंने सोचा एक वीडियो आज ऐसा भी बना के देखते हैं, ठीक है। उसका क्या कैसा रहता है, मतलब मुझे कैसी फील आती है या मतलब बच्चों का कैसा फीडबैक आता है वो देखेंगे, है ना। तो एक बार बच्चों का कैसा फीडबैक आता है आवाज़ ऑन रहेगी। तो एक बार चलो अपनी क्लास आज की अपन शुरू कर लेते हैं। अपनी ये जो क्लासेस होती है मेरे भाई, ये मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को होती हैं। 7 बजे इसका टाइमिंग रहता है, ठीक है। बहुत बच्चे बार बार बीच में पूछते थे कि हाँ क्या टाइमिंग रहती है क्या नहीं, तो भाई भाई ये रहती है अपनी टाइमिंग, ठीक है। और जो भी कोर्स के लिए पूछना चाहते हैं वो नीचे अपना ये पट्टी चल रही, ठीक है। तो ये बात यहाँ ही ख़त्म हो गई। चलो जी, अब इस पे आ जाओ। अपना टॉपिक चल रहा था नरेशन, है ना। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये वीडियो मतलब डायरेक्टली ये वीडियो चला ली, कहीं उनके यूट्यूब फीड में आ गई या किसी दोस्त ने या किसी भाई ने रिकमेंड किया था कि अमन सर की वीडियो देखा कर, और उसने चैनल खोला और सबसे पहले यही वीडियो चला ली। तो देखो एक चीज़ समझना, ये मैथ्स नहीं है, ये रीजनिंग नहीं, इंग्लिश है। रीजनिंग में क्या होता है, अगर आपने क्लॉक चैप्टर पढ़ा तो कैलेंडर से उसका कोई लेना देना नहीं है। आपने क्लॉक पढ़ लिया तो मिरर इमेज से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैथ्स के अंदर अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा तो उसका अलजेब्रा से लेना देना नहीं है। लेकिन ये इंग्लिश है, एक लैंग्वेज है। इसमें पहले आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, फिर आगे कहानी चलती है ना। कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं, हम जैसे इसी सेंटेंस की बात करूं मैं, तो मैन यहाँ पे नाउन है, सेड यहाँ पे वर्ब है, बॉयज फिर नाउन है, यहाँ पे वर्क यहाँ पे वर्ब है, हार्ड यहाँ पर एडवर्ब है। तो बच्चे को जब तक ये नहीं पता नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब क्या होते हैं, तब कैसे बात चलेगी। और कम से कम नरेशन के तो देखो आपको बिल्कुल शुरुआत से देखनी चाहिए, है ना वीडियो। कहने का मतलब ये नरेशन का लास्ट पार्ट है आज अपना, है ना। तो अपने को अगर नरेशन भी कम से कम देखना था तो पूरा शुरुआत से देखना चाहिए। तो आप नरेशन की एटलीस्ट वीडियो शुरू से चला लेना भाई, तभी बेनिफिशियल रहेगी वीडियो, वरना आपका टाइम खराब होगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं भाई आज की वीडियो। नरेशन के अंदर मैंने आपको असर्टिव सेंटेंसेस करा दिए, इंटरोगेटिव करा दिए, इंपेरेटिव करा दिए, है ना, एक्सक्लेमेटरी करा दिए। अब कुछ मिसलिनियस एक दो सेंटेंसेस के थ्रू मैं कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूं, उनको और देख लो। देखो जैसे ये अपना सेंटेंस है, द मैन सेड बॉयज वर्क हार्ड। द मैन सेड बॉयज वर्क हार्ड, ठीक है। और एक और सेंटेंस है, अगला सेंटेंस ही है, द मैन सेड बॉयज वर्क हार्ड। दोनों में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है कि सर मैंने, ऐसा तो नहीं कि मैंने एक ही सेंटेंस दो बार लिख दिया हो। देखना जरा, एक ये है बॉयज वर्क हार्ड और एक ये है बॉयज वर्क हार्ड। कुछ डिफरेंस आया नजर? लो मैं बता देता हूँ डिफरेंस क्या है। वो डिफरेंस है कॉमा, नजर आ रहा है। और इस कॉमा के लगने से बहुत चीजें चेंज हो गई इसके अंदर। अगर देखो ये कॉमा का मतलब क्या है, आपने ऐसे सेंटेंसेस देखो कब यूज कर रखे हैं। मान लो मैं किसी को बुलाना चाहूँ, अजय कम हेयर, तो मैंने पहले बोला अजय, है ना, उसका नाम बुलाया, कॉमा लगाया, और फिर उसको इंपेरेटिव मतलब रिक्वेस्ट करी, ऑर्डर करी, कम हेयर, यहाँ पे आओ। आपने पहले किसी पर्सन का नाम लिया, पहले किसी पर्सन का नाम लिया और फिर उसको ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट किया। यानी ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये इंपेरेटिव स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये इंपेरेटिव स्ट्रक्चर है। कहानी आई समझ में? और इसके अंदर वो सिंपली क्या कह रहा है, बॉयज वर्क हार्ड, लड़के मेहनत से काम करते हैं। बॉयज वर्क हार्ड, लड़के मेहनत से काम करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा असर्टिव है। कुछ आई बात समझ में? तो सिर्फ और सिर्फ कॉमा के बदलने से देखो ये असर्टिव हो गया और वो इंटेरोगेटिव हो गया। और इतना तो देखो आपको पता है कि अगर एक सेंटेंस असर्टिव होगा तो किसी और ढंग से इनडायरेक्ट बनेगा, अगर इंपेरेटिव होगा तो किसी और ढंग से इनडायरेक्ट बनेगा, है ना। सेंटेंस की टाइप चेंज होने से फिर उसके नरेशन का भी मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाने का भी तरीका बदल जाएगा। चलो आज बना लेते हैं। अब देखो अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो आपको पता है द मैन, अब यहाँ पे सेड के बाद टू तो है नहीं, सेड के बाद टू है नहीं, ना ही इस सेंटेंस के अंदर कोई यू वगैरह है कि मैं आई के अंदर चेंज कर लूंगा और सेड टू मी वगैरह लिख लूंगा। तो इस सेंटेंस में सेड का सेड ही छोड़ देंगे। द मैन सेड
और आपको पता था कि असर्टिव के अंदर कंजंक्शन हम कौन सी लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा वगैरह हटा के क्या लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं। ठीक है, अब देखना यहां पे मुझे लिखना है मैन सेड दैट बॉयज। अब यहां पे बताओ क्या आना चाहिए था, वर्क लिख दूं कि ये वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट मानते हुए इसको V2 में चेंज कर दूं, इसको वर्कड कर दूं, वर्कड हार्ड। अब काफी बच्चे होंगे जिनको ना आज मैंने एक्चुअली कमेंट्स ऑफ कर रखे, तो जिनको क्लास के अंदर मजा ही नहीं आ रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा कि ये रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है ना, ऐसे लग रहा होगा, क्योंकि उंगलियों में ना ऐसे 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 ऐसी हो रही होगी कुलमुलाहट सी, अरे 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 सर कुछ टाइप करना था, अरे 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 हाय हेलो लिखना था, स्वाति कैसी हो लिखना था, समझ रहे हो। तो मेरे भाई समझना, मैं चाह रहा हूं कि अपना ना मेन फोकस पढ़ाई पे रहे, इधर उधर दूसरों के कमेंट देख रहे हैं, मैं बार बार मेरा ध्यान भटक रहा है, अच्छा क्या कमेंट्स है, तो उस वजह से मैंने आज ये वीडियो ऐसे करने की कोशिश करी है। मुझे लगता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं देखो उनके लिए तो ये काफी पॉजिटिव चीज रहेगी, जहां तक मेरा अनुमान है। ठीक है, ये लाइव का एक्चुअली काफी बच्चे कहेंगे सर कमेंट्स ही ऑफ हैं, तो फिर लाइव क्लास का मतलब क्या हुआ, आप फिर रिकॉर्ड करके डाल देते हैं। एक्चुअली क्या है ना, लाइव को देखने की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा होती है। बच्चे को अगर पता होता ना मन में, भले ही मैं रिकॉर्डेड हूं, लेकिन बच्चे को ऐसा लगे कि ये लाइव है, तो भी उसको देखने की टेंडेंसी उसकी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो, रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर क्या होता है, 2 मिनट की देखी, 3 मिनट की देखी, बाद में देख लेंगे ना यार, लेकिन लाइव में उसको देखने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। बस इसीलिए मैं इस लाइव सेशन को ले रहा हूं, और यह भी लाइव है। ठीक है, चलो, द मैन सेड बॉयज वर्क स्लैश वर्कड हार्ड। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि यहाँ पे वर्क आएगा कि वर्कड आएगा। ठीक, काफी बच्चे तो सिंपल रूल वाला फंडा चलाएंगे। रूल वाला फंडा क्या है कि वर्क ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, लो जी आ जाएगा। लेकिन एक चीज समझो, मान लो ये जो बंदा था इसने किसी को ये बात कही, हो सकता है मुझे भी कही हो सकता है किसी और को भी कही हो, भी डोंट नो, इसलिए हमने लिखा ही नहीं कि किसको कही, हमने सिर्फ कह दिया कि उसने कहा ऐसा। ठीक है, मान लो ये जो मैन है इसका नाम है मिस्टर गुप्ता, ये मिस्टर गुप्ता है। ठीक, और इन्होंने मिस्टर वर्मा को ये बात कही है, इन्होंने मिस्टर वर्मा के आगे ये बात कही है, और मैंने ये बात सुन ली, और ये बात मैं भुवन को बता रहा हूं, ये बात मैं भुवन को बता रहा हूं, ये भुवन लिखना था, ये बात मैं जाके भुवन को बता रहा हूं। ठीक है, अब समझना, मिस्टर गुप्ता ने मिस्टर वर्मा से कहा, क्या कहा, लड़के मेहनत से काम करते हैं, लड़के मेहनत से काम करते हैं। मान लो कोई कंपनी में कोई जॉब वॉब देने की बात हो रही हो, तो उन्होंने कहा कि अपने को अच्छा ये एम्प्लॉय हायर करना है, तो अच्छा ठीक है भाई कर लो। अच्छा कोई लड़की हायर कर लेगा ना, यार लड़की हायर मत करना, ये गुप्ता जी कह रहे हैं कि लड़की हायर मत करना। वर्मा जी बोले क्यों, ऐसी क्या बात है, तो गुप्ता जी कह रहे हैं लड़के मेहनत से काम करते हैं, लड़के मेहनत से काम करते हैं। वर्मा जी ने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, देखो मेरे स्टाफ में इतनी लड़कियां हैं, है ना, ये भी तो कितना बढ़िया काम कर रही है, मेरी कंपनी कितनी बढ़िया चल रही है पहले। तो ऐसी इनकी को कॉन्वर्सेशन चल रही थी। अब गुप्ता जी ने वर्मा जी से कहा कि लड़के मेहनत से काम करते हैं, गुप्ता जी ने वर्मा जी से कहा कि लड़के मेहनत से काम करते हैं। ये बात अमन ने सुनी और ये बात वो भुवन को बता रहा। मान लो हम इन्हीं की कंपनी में काम करते थे, मैंने बात सुनी और मैं भुवन को जाके बता रहा हूँ कि गुप्ता जी ऐसा कह रहे थे, वो जो आदमी था वो ऐसा कह रहा था। ठीक है, अब समझना, अगर यहां पे मैंने वर्कड कर दिया, तो मतलब पता है इसका क्या हो जाएगा, उस आदमी ने कहा था कि लड़कों ने मेहनत से काम किया था, क्योंकि ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, ये तो पास्ट के किसी सिंगल टाइम एक्शन को दिखाएगा। तो समझिए, अगर आपने यहाँ पे वर्क से इसको वर्कड कर दिया तो क्या इसका मीनिंग नहीं चेंज हो गया, ऑब्वियसली इसका मीनिंग चेंज हो गया। वहां पे वो एक फैक्ट की बात कर रहा है, गुप्ता की नजर में ये फैक्ट है, मिस्टर गुप्ता की नजर में ये फैक्ट है कि लड़के मेहनत से काम करते हैं। उसको लगता है कि लड़कियां मेहनत से काम नहीं करती, उसकी नजर में फैक्ट है कि लड़के मेहनत से काम करते हैं। तो समझना, अगर यहाँ पे वर्क लिख दोगे तो सिंगल टाइम एक्शन हो जाएगा, कोई एक बार की बात हो जाएगी, हाँ कोई ऐसी सिचुएशन थी जो प्रोजेक्ट वगैरह था उसमें लड़कों ने मेहनत से काम किया था। अगर ऐसा कुछ कहना होता तब तो हम वर्क लिखते, लेकिन हमें पता है कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख रखा है तो इसका मतलब ये कोई फैक्ट रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, ये गुप्ता की नजर में लड़कों का हैबिचुअल एक्शन रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, तो हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, हम इसको वर्क रखेंगे। कुछ आई बात समझ में। हालांकि मैंने 1-2 पेपर के अंदर इसका वर्कड होता हुआ भी देख रखा है, वो पता कब, मान लो एक देखो चीज समझना, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। मान लो ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में आ गया, ठीक है, और हुआ क्या कि वर्क को वर्क ही छोड़ने वाला ऑप्शन पेपर में है ही नहीं है वो,
तो फिर क्या करोगे, छोड़ के आ जाओगे इसको, छोड़ दोगे क्या, नहीं छोड़ोगे ना। फिर उन चारों में से बेस्ट चूज करोगे। किसी में कुछ गलती कर रखी है, किसी में मान लो हैड वर्क लगा रखा है, किसी में हैड बीन वर्किंग लगा रखा है, किसी में इज वर्किंग लगा रखा है, तो उन चारों के अंदर से आप बेस्ट चूज करके आओगे ना। कहानी आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूं। तो ऐसा पेपर में अगर कभी आ जाए जिसके अंदर ये ऑप्शन में ही ना हो, तब भले इसको टिक कर लेना, वैसे ये गलत है। कहानी आ रही समझ। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी क्या है ना, जैसे मैंने अपनी तरफ से नरेशन के मान लो कॉन्सेप्ट्स आपको बोल दिए। अब देखो नरेशन तो अनंत है। अनंत का मतलब कि जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है, जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। पहले प्रीवियस ईयर लगा लो, प्लिंट टू पैरामाउंट से लगा लो, मिरर ऑफ कॉमन ऐसे लगा लो, जहां से आपको प्रीवियस ईयर का सोर्स मिल जाए या वॉइस नरेशन का अलग से 200 300 क्वेश्चन का सोर्स मिल जाए, उनको लगाना शुरू कर दो। सबसे बेसिक पहले प्लिंट टू पैरामाउंट है, वहां से लगाना शुरू करो। हर क्वेश्चन के अंदर आपको कोई ना कोई नई बात लगती हुई नजर आएगी। हालांकि जब आप ये जितना मैंने पढ़ा दिया इसको करके करोगे तो आपको मैक्सिमम 200 में से 12 या 13 डाउट बचेंगे, बाकी आपके सारे के सारे हो जाएंगे, सारे के सारे हो जाएंगे। तो समझना, वो जब क्वेश्चन आप लगाओगे तो उसके अंदर आप पाओगे कई बार ऐसा हो रहा है कि जो मैं सोच रहा हूं ना, जो मुझे लगता है इसका होना चाहिए, वो ऑप्शन में ही नहीं है। तो फिर क्या करोगे, उन चारों में से बेस्ट चूज करोगे। कहानी आई समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, उन चारों में से बेस्ट चूज करोगे। कई बार ना बच्चे जैसे, अब जैसे अपने वाला ये पेड कोर्स की बात कर रहा हूं जैसे मैं, ठीक है, इसमें मैंने क्या है व्हाट्सएप के डाउट का बच्चों को नंबर दे रखा है। तो वो बच्चे मेरे पास डाउट भेजते हैं, सर इसका पैसे बता दो। तो मैं उनको क्या कहता हूं, भाई क्वेश्चन की फोटो खींच के भेज। पता क्यों कहता हूं, मान लो वो उसका पैसे पूछ रहा है, मैंने उसका पैसे बता दिया है ना, मैं तो बताऊंगा जो परफेक्ट मतलब जो होना चाहिए, जो बिल्कुल ऑब्वियस पैसिव है वो बता दूंगा, लेकिन वो उसके ऑप्शन में होगा नहीं। अब वो फिर पता क्या सोचेगा, अमन सर को तो पैसे भी नहीं आता, ये जो अमन सर ने बताया तो ऑप्शन के अंदर ही नहीं। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत बार मजे लेने के लिए जब आप एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन के क्वेश्चन पेपर के भी देखोगे तब आप पाओगे कि अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2 या 3 ऐसे थे जिनके अंदर बेस्ट मतलब जो ऑप्शन होना चाहिए, जो ऑब्वियस आंसर होना चाहिए, वो है ही नहीं। 4 में से आपको बेस्ट चूज करना पड़ेगा। कहानी आ गई समझ में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पेपर में बहुत काम आएगा। प्रैक्टिस करते हुए जो दिमाग खराब होता ना, उससे भी आपको बचाएगा। आपको लगेगा अरे यार ये होना चाहिए तो ऑब्वियस है, लिखा कहां हुआ है, तो ऑप्शन में नहीं, आपको लगेगा क्वेश्चन ही गलत है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं जिनके अंदर क्या होता है, जो बिल्कुल सबसे बढ़िया आंसर है, बेस्ट आंसर है, वो दिया ही नहीं होता। उसमें आपको 4 में से बेस्ट चूज करना होता है। कैसे चूज करोगे 4 में से बेस्ट, चाहे वॉइस हो चाहे नरेशन हो। सबसे पहले देखिए मीनिंग, क्या मीनिंग सही निकल रहा है, जो आपके क्वेश्चन में मीनिंग था क्या वही ऑप्शन के अंदर मीनिंग निकल रहा है। दूसरा, टेंस के रूल्स, टेंस सही निकलना चाहिए। जैसे एक्टिव पैसिव में क्या था, एक्टिव का जो टेंस है पैसिव में भी वही टेंस बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टेंस में मैंने आपको बताया ये इसमें चेंज होगा, इसमें चेंज होगा, तो टेंस के रूल्स का ध्यान रखिए। कहानी आगे समझ में। इन दो बेसिस पे आप बेस्ट ऑप्शन को चूज करिए। फिर बता रहा हूँ यहाँ पे वर्क सही है, क्योंकि इसका जो मीनिंग था ये अपनी तरफ से एक फैक्ट रिप्रेजेंट करना चाह रहा था और इससे मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन ये सही हो गया। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगर मैं इसकी बात करूं तो कॉमा लगने से क्या हो गया, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, द मैन। अब ये इनको क्या कर रहा है, एडवाइस भी कर रहा हो सकता है, ऑर्डर भी कर रहा हो सकता है। और देखो बॉयज लड़कों मेहनत से काम करो, तो ऑब्वियसली पता चल गया ना कि ऑर्डर एडवाइस किसको किया जा रहा है, बॉयज को किया जा रहा है। तो फिर क्या लिख देंगे, द मैन ऑर्डर्ड लिख सकते हैं, एडवाइस लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। एडवाइस भी चलेगा, ऑर्डर भी चलेगा। द मैन एडवाइज्ड स्लैश ऑर्डर्ड, द मैन एडवाइज स्लैश ऑर्डर्ड द बॉयज। ठीक है। अब अगर इसको इंपेरेटिव की तरह ट्रीट करोगे तो याद आ रहा है कुछ, इंपेरेटिव में कंजंक्शन नहीं आती है, ऑर्डर एडवाइस दोनों ही डाई ट्रांजिटिव वर्ब हैं, पढ़ा रखा है पहले बहुत बढ़िया से कि बॉयज बन जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो वर्ब को इन्फिनिटिव बना देते हो, ये टू वर्क आ जाएगा आगे और ये टू वर्क बन जाएगा जी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये एक इन्फिनिटिव है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये एक इन्फिनिटिव है, और ये हार्ड बनेगा आपका एडवर्ब। हार्ड क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। किसके लिए, इस इन्फिनिटिव के लिए। ये सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, अपने लिए एडवर्ब लगवा सकते हैं, पिछली क्लास में बताया था ना। देखो सिर्फ और सिर्फ एक कॉमा लगने से सेंटेंस की टाइप बदल गई। बॉयज वर्क हार्ड, लड़के मेहनत से काम करते हैं, असर्टिव है। बॉयज वर्क हार्ड, ये इंपेरेटिव है। तो आपको ये भी थोड़ी सी छोटी सी चीज है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। काफी बार इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आ चुके पेपर में। नेक्स्ट पे आ जाओ।
अब अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, ही सेड टू हर कांग्रेट्स ऑन योर ग्रेट विक्ट्री। अगर आप इसके अंदर ध्यान से देखो, चलो एक बार 1 मिनट के लिए ठंडे दिमाग से अपने आप से ट्राई करना, इसकी सोचना मन में क्या है। चलो जी, अभी देखो 15 मिनट हुए और मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बहुत सारी क्लास ले ली है। ये सिर्फ इसलिए मुझे फील आ रही है क्योंकि कमेंट्स काफी देर से ना, मतलब ध्यान ऐसे 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 नहीं हो रहा बार 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 बार। चलो, ही, अब इस बार देखो एक चीज समझना, ये कांग्रेट्स नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन है, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ग्रेट एडजेक्टिव है, विक्ट्री आपका नाउन है। इस पूरे में कहीं वर्ब आ रही है? कांग्रेट्स ऑन योर विक्ट्री, इसमें कोई वर्ब आ रही है? अगर यहां पे कोई वर्ब भी नहीं है तो फिर इसका टेंस वेंस कैसे चेंज करेंगे अपन? बना पाएंगे इसका कुछ? इसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में क्या चेंज करोगे? कुछ आई कहानी समझ में? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप किसी को कोई कंग्रेचुलेशंस बोल रहे हो, थैंक्स बोल रहे हो, कोई विश कर रहे हो, हैप्पी बर्थडे, किसी को आप वेलकम कर रहे हो, स्वागत कर रहे हो, ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंडर में आते हैं। कौन से सेंटेंसेस के अंडर में आते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंडर में आते हैं। और यहाँ पे फिर इसमें इस तरफ कुछ चेंज होना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। कुछ आई बात समझ में? अब देखो, होता क्या है ना, बच्चे को ये तो पता चल गया कि अगर मैं इसका बनाने को कहूंगा ना तो बहुत जनता बना देगी कि हाँ, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर ग्रेट विक्ट्री, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर ग्रेट विक्ट्री। तो अगर उससे कोई पूछने वाला हो कि सेड टू को यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेटेड में यही क्यों चेंज किया, तो उसके पास लॉजिक्स नहीं है, रीजंस नहीं है। अब समझ लो आज इसका रीजन क्या है। रीजन मैंने आपको देखो अभी बताया कि इस साइड पे जब कोई वर्ब ही नहीं है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा, इधर कोई एक्शन ही रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, तो इसका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बना कैसे सकते हो? इसका क्या करोगे आप? तो वही मीनिंग कन्वे करने के लिए, वही मीनिंग इधर ट्रांसफर करने के लिए आप इस वर्ब को ही कॉन्ग्रेचुलेट में चेंज कर दोगे। जैसे कि अगले में भी ये होगा, देखो मैंने लिख दिया थैंक्स फॉर योर हेल्प, थैंक्स फॉर योर हेल्प, आपकी हेल्प के लिए धन्यवाद। अब ये थैंक्स नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, हेल्प यहाँ पर नाउन है। फिर यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, ना कोई सब्जेक्ट है, ना कोई ऑब्जेक्ट है, ना कोई वर्ब है, तो क्या करें फिर इसका? अगर वही मीनिंग कन्वे करना है तो फिर यहाँ पे सेड टू को मैं किस में चेंज कर दूंगा? थैंक में चेंज कर दूंगा। ये कहलाते हैं मेरे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस कहलाते हैं? ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। आ जाओ जरा समझना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही congratulated her on, अब ये योर किसकी विक्ट्री है? ये हर की विक्ट्री है ना? तो ही कॉन्ग्रेचुलेट करेगा तो ये क्या लिखेगा? ऑन योर विक्ट्री के ऑन हर ग्रेट विक्ट्री, ऑन हर ग्रेट विक्ट्री। इतना तो मुझे लगता है हर बच्चे को आ गया होगा, है ना? ऑन हर ग्रेट विक्ट्री, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर ग्रेट विक्ट्री। इतनी कहानी आगे समझ में? देखिए फिर समझ लो, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं आ रही, वर्ब नहीं आ रही, ना सब्जेक्ट आ रहा ना ऑब्जेक्ट आ रहा। अगर वर्ब भी नहीं है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहां से होंगे? तो इस साइड पे इसको दैट कंजंक्शन लगा के अगला क्लॉज बनाना पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? अपन क्या करते थे, इस इन्वर्टेड कॉमा वगैरह को कंजंक्शन में चेंज करते थे और आगे क्लॉज बनाते थे। अब आगे क्लॉज की मैंडेटरी कंडीशन क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर यहाँ पे ना कोई सब्जेक्ट आ रहा है ना कोई वर्ब आ रहा है तो इसको क्लॉज में कन्वर्ट करोगे कैसे? तो वही इंपेरेटिव वाली बात है। जैसे इंपेरेटिव में आगे क्लोज नहीं बनता था क्योंकि पीछे एक वर्ब लगा देते थे आप, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, जो कि डाई ट्रांजिटिव थी, जिसको दो दो ऑब्जेक्ट चाहिए थे, तो वहां जो वर्ब थी उसको इन्फिनिटिव में कन्वर्ट कर देते थे हम। अब वही बात यहाँ पे करनी पड़ेगी, आप कुछ वैसा ही करना पड़ेगा, वही सेम तो नहीं, कुछ वैसा ही, कि अगर यहाँ पे कोई वर्ब है ही नहीं तो आगे क्लोज बनने का स्कोप खत्म हो गया। और अगर मुझे मीनिंग वही रखना है तो फिर मेरे पास एक ही इलाज है कि मैं इस सेट टू को ही उस वर्ब के अंदर चेंज करके और इधर के ऑब्जेक्ट वहां लगा दूं। तो कैसे बनाना पड़ेगा? ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर ग्रेट विक्ट्री। आ गया लॉजिक समझ में? फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, कोई वर्ब नहीं है तो कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, इसका मतलब यहाँ पे नया क्लॉज क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको वही मीनिंग कन्वे करना है तो इस सेट टू को ही आपको इस वर्ब के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो फिर क्या लिख देंगे? वी थैंक्ड ऑल ऑफ देम, वी थैंक्ड ऑल ऑफ देम, वी थैंक्ड ऑल ऑफ देम फॉर देयर हेल्प। क्योंकि ये यू की किन की हेल्प थी? इनकी हेल्प थी, देम की।
तो ये कौन सा है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो क्या कर दिया मैंने, वी थैंक्ड ऑल ऑफ देम फॉर देयर हेल्प। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात और बताता हूँ, आपने क्वेश्चन कर लिया, आपको आ गया कि हाँ पेपर में ये होना चाहिए। अब पेपर में मान लो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, एक में यहाँ पे थैंक्ड की जगह पे दे रखा है हैड थैंक्ड, और एक में दे रखा है आर थैंकिंग, और एक में यहाँ पे देर की जगह पे योर ही छोड़ दिया। एक ऑप्शन है जिसमें यहाँ पे थैंक्ड भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ देम की जगह पे देम ऑल लिख रखा है, वी थैंक देम ऑल, वी थैंक देम ऑल ऐसा लिख रखा है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? कहने का मतलब आपके 4 ऑप्शन है, चारों में से 3 तो ग्रामेटिकली बिल्कुल ही गलत है, एक में मीनिंग भी सही निकल रहा है, ग्रामर भी सही निकल रही है, लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए, ईच ऑफ देम को ईच ऑफ मतलब ईच ऑफ द बॉयज को ईच बॉय कर रखा है, ऑल ऑफ देम को दे ऑल कर रखा है, देम ऑल कर रखा है, इस टाइप से आपने चेंज कर रखी छोटी मोटी चीजें, इट को दैट कर देना। तो समझना, अगर ऐसा पेपर में क्वेश्चन आए, ये मिल जाए तो बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा, ये ना मिले तो इससे भी काम चलाना पड़ता है कई बार, अगर पेपर में आपके पास वो बेस्ट ऑप्शन नहीं है तो। कहानी आगे समझ में, फिर बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को स्टार मार्क कर लेना, प्रैक्टिस करते टाइम, और पेपर में बहुत काम आएगा। 20-25 में से 2-3 ऐसे होंगे जो स्पेशली आपका टाइम खराब करने के लिए वहां पे लगाए जाते हैं। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। अब फिर से यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। अब बच्चा कहेगा, ये देखो मैंने जान के सेंटेंस लिखा है, अब बच्चा कहेगा सर आपने पिछली बार में कहा था कि सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आती इसलिए क्लॉज नहीं बन पाता, लो ये भी सब्जेक्ट आ गया और ये वर्ब आ गया, बना दो क्लॉज। अब भी नहीं बन पाएगा क्लॉज, समझना। अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब मान के इसको असर्टिव सेंटेंस मान लूं, अगर मैं इसको, क्योंकि इंपेरेटिव तो है ही नहीं, इंटरोगेटिव है नहीं, एक्सक्लेमेटरी है नहीं, तो असर्टिव मानना पड़ेगा। असर्टिव मानना पड़ेगा तो सेड टू को किसमें चेंज करोगे, टोल्ड में। तो क्या लिख दूं, मिस्टर गुप्ता टोल्ड ऑल हिज गेस्ट्स, मिस्टर गुप्ता टोल्ड ऑल हिज गेस्ट्स दैट दे आर वेलकम, या दैट दे वर वेलकम, ये बनाऊं क्या इसका? देखो समझना है, टेल का मतलब क्या होता है, जब किसी को कोई बात बताई जाए, कोई स्टोरी सुनाई जाए, कोई सीक्रेट बताया जाए, तब अपन टेल वर्ब का यूज करते हैं। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहाँ पे किसी को आप कह रहे हो कि आपका स्वागत है, यू आर वेलकम, तो उस केस में क्या मुझे टेल वर्ब यूज करनी चाहिए? आई टोल्ड देम दैट दे वर वेलकम, क्या टेल वर्ब का यूज होना चाहिए? तो समझना, आपको अगर ये सिंपल मीनिंग निकालना है कि आपका स्वागत है, तो फिर वो टेल वर्ब से कन्वे नहीं हो पाएगा। तो आपको ये बेसिकली मैंने क्या कहा, जो किसी को वेलकम करने का, किसी को थैंक यू बोलने का, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करने का, किसी को विश करने का, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, ये सारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और इसके अंदर इधर मत चेंज किया करो, आप इसको सेट टू को ही वही वर्ब बना के मीनिंग कन्वे कर दिया करो। इसका कैसे बनेगा, मिस्टर गुप्ता वेलकम्ड ऑल हिज गेस्ट्स, बस सीधा ये बन जाएगा। फिर बता रहा हूं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर इधर कुछ चेंज मत किया करो, ठीक है? ऑप्टेटिव के अंदर ध्यान रखना है कि विश वाले भी आते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, उनमें हो जाता है, उनमें जैसे पहले चलाते थे अपन वैसे ही चलेगा। इनकी बात कर रहा हूं जिसमें आप किसी को क्या कर रहे हो, मतलब वेलकम कर रहे हो, किसी को थैंक यू बोल रहे हो, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, किसी को हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, ये सब विश कर रहे हो, इनकी बात कर रहा हूं। चलो जी, ये बड़ा बढ़िया है, एरर कह रहा हूं, इसको बना के देखो एक बार अपने दिमाग में बढ़िया से। करो एक बार कोशिश, एक बार अपने आप कोशिश तो करो। देखो मैंने तो 1 मिनट बाद बता ही देना है ना? अब शांति से 1 मिनट ठंडा दिमाग रख के कोशिश करो एक बार। अब वो कोशिश अगर आपने कर ली ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर में आपसे गलती क्या होने वाली है। चलो जी आ जाओ। मोहन सेड दैट, इतनी बात आ गई समझ में? मुझसे भी कहा हो सकता है और किसी से भी कहा हो सकता है, नहीं ले रखा तो अपन पंगा नहीं लेंगे। अपन सेड टू मी वाले पंगे तब लेते हैं जब यहाँ पे यू वगैरह कुछ आ रहा होता, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने सेड दैट ही छोड़ दिया इसको, ठीक है? अब समझना, ये टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस,
पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होना चाहिए था? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना। लेकिन यहां पे क्या हुआ, एक और क्लॉज लिख दिया मैंने, इसी के अंदर ही व्हेन कंजंक्शन लगाई और दो क्लॉज लिख रखे हैं, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिख दिया और ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिख दिया। अब समझना, पास्ट परफेक्ट को, पास्ट कॉन्टिन्यूस को चेंज करते हो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है? पास्ट परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस का मिक्स है, यानी उसमें दोनों के फीचर होते हैं। और पास्ट परफेक्ट का क्या फीचर होता है? पहले भी कर चुके हैं नरेशन में 2-3 बार इस टाइप की बातें। पास्ट परफेक्ट आप तब लगाते हो जब पास्ट के किसी एक्शन से पहले हुए एक्शन को आपको रिप्रेजेंट करना है, जब आपको इस बात पर स्ट्रेस डालना है कि ये होने से पहले ये हो गया। कुछ आई बात समझ में? पास्ट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, वो तब लगाया जाता है जब पास्ट के किसी दूसरे एक्शन से पहले ही कोई एक्शन हो जाए। इतनी बात आ रही है समझ में? तो अब मैं कहना आप लोगों से ये चाह रहा हूं कि यहां पे इसका मतलब क्या है? रजत पढ़ रहा था जब उसकी मां खाना बना रही थी, रजत पढ़ रहा था जब उसकी मां लंच तैयार कर रही थी। अब मुझे बताओ, पहले कौन सा काम हो रहा था? पहले वो पढ़ रहा था कि पहले उसकी मां खाना बना रही थी? सर ये तो दोनों साथ में हो रहे थे, ये तो दोनों साथ में हो रहे हैं ना। रजत वाज स्टडिंग व्हेन हिज मदर वाज प्रिपेयरिंग लंच, ये तो दोनों साथ में हो रहे हैं। अगर ये दोनों साथ में हो रहे हैं तो क्या यहाँ पे पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलना पॉसिबल है? नहीं। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, अपने दिमाग में स्टार मार्क कर लेंगे कि अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में कोई दो एक्शंस दे रखे हैं जो साथ साथ हो रहे हैं, अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में कोई दो साइमल्टेनियस एक्शन दे रखे हैं, अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में दो साइमल्टेनियस एक्शन दे रखे हैं, यानी साथ होने वाले एक्शंस दे रखे हैं, तो फिर आप टेंस का चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? रटने की बात नहीं है मेरे भाई, समझने की बात है। रट्टे बिठाने तो 50 बिठा लो, 4 रूल बना दूं मैं इसके, ये टेंस आए दो साथ में, ये कंजंक्शन लगी हो तो टेंस का बदलाव नहीं होता। बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात है। कॉन्टिन्यूस को किस में चेंज करोगे तुम? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लेके जाओगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस को किस में चेंज करोगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लेके जाओगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या? पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूस का मिक्सचर है वो, पास्ट परफेक्ट के गुण हैं उसमें। इसका मतलब पास्ट के किसी दूसरे एक्शन से पहले हुआ और कॉन्टिन्यूटी में था, वो ये बताता है। तो अगर ये दोनों एक्शन साथ में ही हो रहे हैं, इसमें कोई पहले बाद में हो ही नहीं रहा, तो क्या यहाँ पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट लगाना पॉसिबल है? है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा। ये जो था ना, अब रजत क्या है? ये थर्ड पर्सन है, तो ये बिल्कुल ऐसे का ऐसे आगे लिख दोगे, रजत वॉज स्टडिंग व्हेन हिज मदर वाज प्रिपेयरिंग लंच। ये पूरा का पूरा बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि रजत हुआ चाहे हिज मदर हुआ, ये सब थर्ड पर्सन है, इसके अंदर कुछ चेंज आएगा नहीं, है ना। और इधर क्या आ जाएगा? ये वॉज स्टडिंग टेंस में कोई चेंज आएगा नहीं, इस कंजंक्शन में कोई चेंज आएगा नहीं, लंच में कोई चेंज आएगा नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही रह गया। होता क्या, बच्चों को बहुत अजीब लगेगा, ये क्या डायरेक्ट का इनडायरेक्ट हो, उसमें तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, वो इस ऑप्शन को मार्क करने की नहीं सोचेगा। लेकिन कॉन्सेप्चुअली सोचोगे तो यही ऑप्शन सही था। कहानी आ गई समझ में? तो देखो, वैसे तो अब मैं कहूं कि नरेशन कंप्लीट हो गया, तो ये शब्द देखो यूज करने ठीक नहीं है। नरेशन अनंत है, जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। आप जब 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको 5-7 10 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे जिनके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, और उनका कोई एंड नहीं है। आप जितनी किताबें लगाते जाओगे, जितने क्वेश्चन देखते जाओगे, आपको हर मैं 100 पे एवरेज बता रहा हूं, 5 क्वेश्चन हर 100 में से ऐसे होंगे जो कुछ यूनिक ढंग से चल रहे होंगे, अलग ढंग से चल रहे होंगे। अब उन क्वेश्चंस को पेपर में टैकल करने का तरीका क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी हो सके प्रैक्टिस करिए, प्लेन टू पैरामाउंट से पहले प्रैक्टिस करिए, मिरर ऑफ कॉमन एस में अलग से अगर वॉइस नरेशन दे रखी है तो उससे प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर की शीट डाउनलोड कर लीजिए कि प्रीवियस ईयर के मेंस में, जब मेंस के सेट आते हैं ना, 2019 का, 18 का, 17 का, 16 का, सबके आप वो सेट डाउनलोड कर लो। सिर्फ वॉइस नरेशन के वहां से प्रैक्टिस कर लो। और कोई छोटी मोटी ऐसे पतली किताब आती है सिर्फ वॉइस नरेशन के लिए, उसको लगा लो, प्रैक्टिस करिए। जितना इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतने 20-25 नंबर आपके वॉइस में 20 और नरेशन में 25 पक्के होते चलेंगे, ठीक है। और अगर भाई ये सेट पूरा बढ़िया लगा हो, जो मैंने कमिटमेंट करी थी देखो आज कर दी है पूरी, कि वॉइस पूरा और नरेशन पूरा, मैं आपको जितना एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चाहिए, अब देखो प्रैक्टिस आपको करनी है पूरा का मतलब अब ये नहीं है कि आप इसको लगा दोगे तो आपसे तो बस इतना ही यही सेंटेंस पढ़ लो और आपसे तो अब जिंदगी में कोई भी ऐसा सेंटेंस है जो ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। प्रैक्टिस करोगे तभी बात बनेगी, ठीक है। 3-4 जो सेंटेंस आपको नए नजर आएंगे या कुछ अजीब नजर आएंगे, अगर इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो उनको भी अब कर लोगे, ठीक है।
तो कोशिश करिए वॉइस की और नरेशन की जितनी हो सके दबा के प्रैक्टिस करिए। मेंस वाले बच्चे तो खास करके तुमने तो करनी ही करनी है भाई, ठीक है। तो और अगर वीडियोस शेयर करनी है तो कर सकते हो, बढ़िया लग रही है तो मुझे लगता है देखो भाई इतना तो कर ही सकते हो, है ना। वीडियोस को शेयर वेयर कर दिया करो। तो बस ठीक है, मिलते हैं भाई अब अगली वीडियो में। आज के लिए थैंक यू। और अगर किसी हफ्ते वीडियो ना आए, एक आधे कोई दिन में बीच में वीडियो ना आए, तो ऐसे परेशान मत होना क्या होगा क्या नहीं होगा। एक आधे दिन हो सकता है कि जैसे मंडे वेंसडे फ्राइडे, अब 2 3 4 हफ्ते से तो मैं ले ही रहा हूँ रेगुलर। अगर मान लो किसी एक आधे दिन वीडियो ना आए तो समझ जाना कि कुछ अर्जेंट काम हो गया होगा इसलिए नहीं आए, ठीक है। कहीं गुस्से में कमेंट करने लग जाओ, अरे धोखा दे दिया, अरे ये ऐसे मत करना भाई, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। चलो मिलते हैं भाई फिर अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू।